नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात में। दोस्तों, बात मुलाकात की आज की कड़ी भी अपने आप में कुछ अनोखा सा अपने आप में समाहित किए हुए रहेगा और वो किस दृष्टि से वो जैसे-जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा। लेकिन ये देखने वाली बात है, हमेशा ही हमारे सामने आता है कि जीवन के उतार-चढ़ाव, धूप-छाँव और कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ सभी के जीवन में लगी रहती हैं। इसमें ऐसा कोई भी ज़िंदगी कोई भी जीवन नहीं होगा जिसमें ऐसा नहीं होता हो। लेकिन मुसीबतों को, चुनौतियों को से रास्ता निकालना, ये अगर किसी ने किया तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति से व्यक्तित्व की ओर अग्रसर है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व जिन्होंने खुद को स्थापित किया है, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे ही वातावरण में और वो हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी। चलिए हम सभी मिल करके बहुत ही आदर के साथ उनका स्वागत करते हैं। सादर प्रणाम सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। जी, तो सर बात मुलाकात करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं अपने दर्शकों से आपका परिचय रखूं और इस कड़ी में मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म बिहार प्रदेश के सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम कासनगर में 4 जनवरी 1969 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय में हुआ। आपने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से MGMC की उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से PhD की शोधोपाधि प्राप्त की। समाचार संपादन और संकलन के क्षेत्र में आपको 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। आपने देश के अनेक लोकप्रिय समाचार पत्रों एवं विभिन्न पदों पर काम करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में सुदीर्घ अनुभव प्राप्त किया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर में 14 वर्षों तक अध्यापन करने के बाद आप नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी अध्येता भी रहे। संप्रति आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में मीडिया अध्ययन विभाग के अध्यक्ष और अधिष्ठाता हैं। अब तक आपके द्वारा लिखित और संपादित कुल 24 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप सुदर्शन न्यूज, ABP न्यूज, लोकसभा टीवी इत्यादि अनेक चैनलों पर नियमित रूप से पैनल डिस्कशन के लिए जाते रहे हैं। साहित्य और समालोचन के क्षेत्र में प्रोफेसर भगत की उल्लेखनीय सेवा साधना के लिए उन्हें राष्ट्रधर्म पत्रिका लखनऊ के राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान 2016 से अलंकृत किया गया। पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी जी ने 2016 ईस्वी में लखनऊ में इन्हें यह सम्मान प्रदान किया। सन 2018 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आपको भाषा मित्र सम्मान 2018 से अलंकृत किया। आपने भूटान, नेपाल और मॉरिशस जैसे देशों की सांस्कृतिक यात्रा भी की है। संप्रति सदस्य कार्य परिषद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, सदस्य परामर्शदात्री समिति दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, सदस्य कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार, सदस्य साधारण सभा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार, सदस्य साहित्य अकादमी भारत की सर्वोच्च एवं स्वायत्त शासी साहित्यिक संस्था भारत सरकार द्वारा संपोषित, परियोजना निदेशक मेजर प्रोजेक्ट इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च नई दिल्ली भारत सरकार, सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, न्यासी सदस्य राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दिल्ली भारत सरकार, सदस्य विशेषज्ञ समिति हिंदी साहित्य फेलोशिप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, साथ ही सदस्य महामहिम राज्यपाल द्वारा नामित संवैधानिक पद बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो ये आपका परिचय जो दर्शकों के सामने है। अभी पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं आपसे
चूँकि मैं आपका जब परिचय पढ़ रही थी, उसी समय से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके प्रारंभिक जीवन को जानूँ और साथ ही हमारे दर्शक भी आपके प्रारंभिक जीवन से ज़रूर लाभ पाएँगे। तो सर बात वहीं से शुरू करते हैं। तो प्रारंभिक जीवन कैसा रहा आपका? अभी आपने जब मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आपने पढ़ा, तो उसमें आपने बताया था कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई। जी। मैं ऐसे गांव से आता हूं जहां उन दिनों बिजली नहीं थी, सड़क की व्यवस्था नहीं थी और जिला मुख्यालय से कोई 40 किलोमीटर दूर गांव है और वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। छठी कक्षा में पढ़ते हुए मुझे ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति मिल गई थी। 2 स्तरीय परीक्षा होती है बिहार में तब, और उसके बाद फिर हमारा प्रवेश शिक्षा विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर के आदेश से सीधा जिला स्कूल सहरसा में हो गया था। 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई ही वहां पूरी हुई। मुझे होम सिकनेस लंबे समय तक रहा। आज इतने वर्षों बाद गांव में अब पिछले 30-35 वर्षों से बाहर रह रहा हूं, लेकिन गांव की ही संवेदनाओं में आज भी जीता हूं। क्या बात है। और इसलिए गांव मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा है वो गांव जहां मेरा जन्म हुआ, लालन पालन हुआ और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। तो मैं बता रहा था कि होम सिकनेस के कारण जिला स्कूल सहरसा से नामांकन लेने के बाद, वहां पढ़ाई करने के बाद मैं फिर पुनः अपने गांव में ही आ गया और वहीं के हाई स्कूल से मैंने 10वीं की पढ़ाई पूरी की। जी। जब मैं पटना आया पढ़ने के लिए, तो तब उन दिनों 12th की पढ़ाई कॉलेजों में होती थी और पटना में मेरे बड़े भैया रहते थे, तो उन्हीं के साथ रहकर पढ़ाई होने लगी। मेरे साथ ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए मेरे पिताजी का निधन हो गया। असामयिक निधन के बाद हम सब पूरी तरह से टूट गए थे और पेंशन, पिताजी चूंकि प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, इसलिए पेंशन से बड़ी मुश्किल से किसी तरह से जीवन यापन होता रहा। एमएससी तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पत्रकारिता करने का निश्चय किया और पत्रकारिता में भी मास्टर कोर्स किया। पटना में आने पर 2 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी, जी सर। पटना आने पर मेरे जीवन में जो बदलाव आए या मेरे जीवन में जो एक चमत्कार सा कुछ आ गया, वो 2 घटनाओं के कारण हो गया। एक तो पटना आते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम के एक छात्र संगठन, जो राष्ट्रीय ख्याति का अखिल भारतीय छात्र संगठन है और राष्ट्रीय चेतना संपन्न लोग वहां जुड़ते हैं, उससे मेरा जुड़ाव हो गया। छोटे बड़े अनेक दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। प्रदेश का कार्यालय मंत्री भी रहा। तो उन दिनों बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था।
83 से लेकर 93 तक, ये 95 तक, लगभग 13 वर्षों तक मैं पटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। जो इन 13 वर्षों में जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है जिसने मेरे जीवन में बदलाव लाया और मेरी पूरी तरह से दिशा ही मोड़ दी, वह घटना थी साहित्य के प्रति मेरा झुकाव। यद्यपि मैं प्रारंभ से ही, बचपन से ही साहित्य पढ़ना, साहित्य के प्रति अभिरुचि हमारी थी। मैं छात्र जीवन से ही कविता लिखा करता था, लेकिन पटना आने पर मेरा संपर्क और संवाद कबीर मनीषी महाकवि आरसी प्रसाद सिंह से हो गया। जीवन का झरना वाले कवि इस नाम से बिहार में चर्चित हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तब फूटा गिरी के अंदर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किन घाटों से बहकर आया समतल में अपने कोसी से। उसकी अंतिम पंक्ति है, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना ही मर जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है। उनसे संवाद और संपर्क के बाद उनसे सत्संग होता रहा, निरंतर सत्संग होता रहा, और उनसे प्रभावित होकर मैंने उनके जीवन काल में उनके नाम पर 1990 में एक बड़ा संगठन हमने खड़ा कर दिया था, महाकवि आरसी साहित्य परिषद। महाकवि आरसी साहित्य परिषद सभी जिलों में उसकी इकाइयां गठित हो गई थी और प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन पर बड़ा आयोजन होता था। 19 अगस्त को मुझे स्मरण है कि जब हम अंतिम बार पटना छोड़कर पढ़ाई के निमित्त, पत्रकारिता की पढ़ाई के निमित्त माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लिए जा रहे थे भोपाल, तो 95 में एक बड़ा आयोजन हुआ था आरसी बाबू के जन्मदिन पर। उन दिनों महामहिम राज्यपाल कृपा पूर्वक पधारे थे और मेरे ऐसा सामान्य सा व्यक्ति, और मुझे भी कई बार चमत्कार ही लगता है कि उन दिनों एक युवा, बिल्कुल कोई 26-27 साल का कोई एक युवा कार्यक्रम करवा रहा है, वो भी महामहिम राज्यपाल का। उसमें महाकवि आरसी प्रसाद सिंह जी स्वयं उपस्थित होते हैं। बड़ा आयोजन हुआ था और पटना के साहित्यिक समाज में आज भी उस आयोजन की चर्चा होती है। कुल मिलाकर मेरा जो जीवन है, प्रारंभिक जीवन, वो संघर्ष के साथ गुजरा है। बिल्कुल। और आरसी प्रसाद सिंह जी की वो कविता है, वो मुझे सदैव प्रेरणा देती रही है। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना ही मर जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और वाकई ये पंक्तियां ऐसी है ना कि किसी भी गिरते हुए को संभालने का पूरा बल है इन पंक्तियों में, ऐसा कहा जा सकता है। और मेरी भी अंदर से इच्छा हो गई कि इस कविता को पूरा ही पढ़ा जाए, और बस आप बताइए कि कहाँ से मिल सकता है। तो सर, ये तो कुछ बातें, और कुछ दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर अनिल निगम जी हमसे जुड़े हुए हैं। थोड़ी कम है आवाज आपकी थोड़ी सी कम है, थोड़ा लाउडली करेंगे तो। जी 1 मिनट, मेरी आवाज कम आ रही है आपको? जी सर। जी बताएं सर, थोड़ा अपना वॉल्यूम उसमें से भी आप देख लीजिए। मेरी तरफ से फुल है वॉल्यूम। तो आप जो दर्शक के तौर पे हमसे जुड़े हुए, कृपया बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक से? जी बताएं। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स हैं। डॉक्टर अनिल निगम जी हमसे जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि प्रोफेसर अरुण कुमार भगत साहित्य और पत्रकारिता के सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। निश्चित रूप से हैं। और मुझे लगता है कि एक फोन आ गया था, इसके कारण आवाज कम हो गई है।
तो सर मैं चाहूंगी कि जुड़ आप जाऊं फिर से क्या? ज्वाइन कर लीजिए। जी जी जी, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए एक बार रिमूव होकर के। मैं तो मैं मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं दोबारा जी ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं अतीत की बातें प्रगति की ओर, कविवर आशीष प्रसाद सिंह जी की कविता धने निश्चित रूप से। और उन पंक्तियों को पढ़ करके मेरे अंदर भी इच्छा आई और आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि इसको पूरा पढ़ा जाए, कि किसी भी गिरते हुए को संभालने का ही कविता में वो दम होता है। और ऐसी पंक्तियां हो तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन अभी सर फिर से ज्वाइन करेंगे। सुधा मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को लाइक कमेंट के साथ आप अधिक से अधिक शेयर भी करें, क्योंकि आज जो अतिथि हैं यहाँ पे, उनसे उनके जीवन के विषय में भी तो हमें, प्रारंभिक जीवन के विषय में भी हमने बात की है, लेकिन जीवन के जिस स्तर पे, जिस पायदान पे अभी वो हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर मुझे उम्मीद है कि अब आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज है, बिल्कुल जी, क्लियर आवाज। चलिए बहुत अच्छी बात है कि समय रहते ही सब कुछ सही हो गया। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि बहुत संघर्षमय एवं प्रेरणादायक जीवन है, निश्चित रूप से। और सुधा मोदी जी हमारे साथ ही कह रही हैं, आज हमारा सानिध्य आदरणीय अरुण कुमार भगत जी से हो रहा है, ये सोच बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। मुझे आभार कह रही हैं वो। जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं चाहूंगी कि लाइक कमेंट के साथ आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिए। वर्तमान में साहित्य की दशा और दिशा पर अरुण जी से सवाल पूछिए। जी अनिल जी, बिल्कुल। और देखिए बात, प्रश्न पहले ही आ चुका है, लेकिन इस प्रश्न को जानने से पहले मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि चूंकि आप एक साहित्यकार भी हैं, एक पत्रकार भी हैं, तो आप अपने अंदर इस कविता को सुनने के बाद इस स्वतः ही ये प्रश्न अपने आप में आता है कि आप अपने अंदर किसकी भूमिका ज्यादा पाते हैं, कौन सा अंश आपके अंदर अधिक है? बड़ा अच्छा सवाल किया है और मुझे घेरने की आपने लोग कोशिश की है। जी नहीं सर, बस बातें करेंगे, घेरना नहीं है। मैं, ये टीवी के डिबेट शो नहीं है कि हम वस्तुतः साहित्य और पत्रकारिता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन दोनों के लिए तथ्य चाहिए और तत्व चाहिए, और ये तथ्य और तत्व दोनों ही समाज से ही प्राप्त होता है। यानी साहित्यकार को अगर तथ्य चाहिए और तत्व चाहिए तो समाज से ही प्राप्त होता है, और पत्रकार को तथ्य और तत्व चाहिए तो उसे भी समाज से ही प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन, इन दोनों में थोड़ा सा फासला है, इस पर हम अभी बातचीत करेंगे। लेकिन प्रारंभिक दिनों के अगर साहित्यकार और पत्रकार को देखें तो बहुत ज्यादा आज की तरह अंतर दिखाई नहीं देगा। बाबूराव विष्णु परारकर, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माधवराव सप्रे, ये सभी साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे। आचार्य शिवपूजन साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे। इसलिए साहित्य और पत्रकारिता आज दो विधाएं अलग जरूर दिखती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि साहित्य और पत्रकारिता वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें समाचार बहुतायत में होते हैं। समाचार के साथ साथ आलेख भी होता है, संपादकीय भी होता है, रिपोर्टाज है, व्यंग्य है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। इसमें कुछ चीजें साहित्य में भी हैं और पत्रकारिता में भी हैं। रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, व्यंग, ये साहित्य की भी विधाएं हैं और पत्रकारिता की भी विधाएं हैं, दोनों विधाएं। साहित्य में सपाट बयानी है, ये पत्रकारिता में सपाट बयानी है। हाँ, वहां तथ्यात्मकता हावी होती है।
व्यक्ति जो है वह उभर कर सामने आता है। जी, वहां बिल्कुल। वस्तुनिष्ठता का ज्यादा महत्व है पत्रकारिता में। पत्रकारिता वस्तुनिष्ठता के धरातल पर खड़ी रहती है और तकनीक का मुक्ताकाश होता है। यानी तथ्यात्मकता और वस्तुनिष्ठता का धरातल और मुक्ताकाश किस चीज का? तो तकनीक का। और के बीच पत्रकारीय कौशल का विनियोग होता है पत्रकारिता में। पत्रकारिता के माध्यम से ज्ञान का विकास होता है। पत्रकारिता सूचना है, वह सूचनात्मक पत्रकारिता होती है। कल्पनात्मकता के लिए वहां कोई जगह नहीं है। जबकि साहित्यिक लेखन जो है उसमें कविता है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृतांत, संस्मरण, व्यंग, ललित निबंध, ये सारी चीजें आती है। साहित्य रमणीय और रसात्मक अभिव्यक्ति होती है। साहित्य के लिए संवेदना का धरातल चाहिए। साहित्य पल्लवित और पुष्पित होता है और भाव तत्व का मुक्ताकाश चाहिए। यानी भाव तत्व का मुक्ताकाश, और इन दोनों के बीच लक्षणा और व्यंजना शक्ति का जो विनियोग होता है उसी से साहित्य की निर्मिति होती है। साहित्य के माध्यम से मानवीय चेतना, मानवीय संवेदना का विस्तार होता है। सृजनात्मकता समाज जीवन में आती है, रचनात्मकता समाज जीवन में आती है। कल्पनात्मकता के लिए, साहित्य में कल्पनात्मकता के लिए पर्याप्त जगह है। पाठकों के भाव संसार को साहित्य समृद्ध करता है। अब इन दोनों की अगर मीमांसा करें, साहित्य और पत्रकारिता की अगर दोनों की मीमांसा करें, तो जहां पत्रकारीय लेखन से समाज जीवन में संज्ञानात्मक चेतना का विस्तार होता है, वहीं रचनात्मक लेखन से अथवा सृजनात्मक लेखन से समाज जीवन की मानवीय चेतना का विकास और विस्तार होता है। जी। यानी एक ओर पत्रकारिता से संज्ञानात्मक संवेदना का विस्तार होता है और साहित्य के लेखन से मानवीय चेतना का संविस्तार होता है। समाज के भावों और विचारों की सम्यक अभिव्यक्ति की निर्मिति वस्तुतः साहित्य के माध्यम से ही होता है। सामाजिक सरोकार के प्रति उन्मुख करने के लिए पाठकों की आत्मा को गढ़ने का काम वास्तव में साहित्य के द्वारा ही होता है। पत्रकार सामाजिक परिताप का सामाजिक परिताप का भोक्ता भी होता है, जबकि साहित्यकार सामाजिक परिताप का भोक्ता भी होता है, दृष्टा भी होता है और सृष्टा भी होता है, अर्थात निर्माता भी होता है। पत्रकार तो जस का तस धर देनी चदरिया वाली स्थिति है। समाज जी। किया और उसी रूप में उसको लिख दिया, जबकि साहित्यकार समाज से तथ्य प्राप्त करता है और समाज को प्रभावित भी करता है।
रचना के संदर्भ में कहा गया कि रचना हृदय से निकलती है और हृदय को स्पर्श करती है, यानी लेखक के, रचनाकार के हृदय से निकलकर पाठक के हृदय को संवेदित करने की क्षमता रखती है रचना। समाज जीवन में उसकी बनावट और बुनावट में रचना की महत्ता स्वयं सिद्ध है। लेखक पहले रचना को जीता है। सही बात। गर्भस्थीकरण होता है। आचार्य निशांत केतु जी कहते हैं, मेरे गुरु हैं आचार्य निशांत केतु जी, वो कहते हैं कि तथ्यों का जब गर्भस्थीकरण हो जाता है और वह समय के साथ परिपक्व होने लगता है तो कभी किसी बेसंभाल घड़ी में उपस्थापित हो जाती है रचना। उसी तरह से जैसे मां के कोख से नवजात शिशु उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह से रचना भी कभी किसी बेसंभाल घड़ी में अवतरित हो जाती है, नाजिल हो जाती है, अपने आप आ जाती है, उतर आती है जी। समाज को जीना सिखाती है। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर व्याख्या। सर थोड़ी आवाज बीच बीच में कट जा रही है। रचना मानवता का समाज पढ़ाती है, समाज जीवन की आत्मा रचना से तुष्ट होती है, रचना से संतुष्ट होती है। आचार्य निशांत केतु जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि साहित्य अणु से अनंत की यात्रा है, और उसी का अक्सर कहता हूं कि पत्रकारिता कुछ और नहीं अपितु तथ्यों के माध्यम से तथ्य तक पहुंचने की यात्रा का नाम है। साहित्य और पत्रकारिता दोनों मेरे अंदर रचा बसा हुआ है। अगर मेरे मन प्राणों में साहित्य है तो मेरे कर्म में पत्रकारिता है। इसलिए उन दोनों का सामंजस्य मुझ में आप देख पाएंगी। और जैसा कि मैंने प्रारंभ ही उसी से किया था कि साहित्य और पत्रकारिता दोनों अंतः संबंधित हैं, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जी। निश्चित रूप से सर, जिस तरह से आपने इसको व्याख्या किया है और आपके अंदर वाकई मुझे वो गुण भी दिख रहे हैं कि जिस तरह से साहित्यकार और पत्रकार का इतना सुंदर संयोजन, इतना सुंदर सम्मिश्रण बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे सामने आप हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस बात को रखा है और सभी लोग, जितने भी दर्शक हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, वो सभी मेरी इस बात से सहमत हैं। उन सभी ने कहा, रुपेश जी भी बोल रहे हैं कि बहुत ही सुंदर व्याख्या है। राज शर्मा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर विश्लेषण है। और राज शर्मा जी कहती हैं कि साहित्य एक विशाल समंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। निश्चित रूप से भरत सिंह रावत कवि जी हैं, वो भी बहुत अच्छे कवि हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, साहित्यकार और पत्रकार दोनों तरह के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया ने दोनों को ही बहुत अच्छा विस्तार दिया है, दोनों को अपना प्रभाव स्थापित करने का एक पूरा पटल दे रखा है। और लेकिन मैं अब वापस से उस प्रश्न पे आती हूँ जो डॉक्टर अनिल निगम जी ने रखा था कि वर्तमान में साहित्य की दशा और दिशा को कैसे आप प्रदर्शित करेंगे, आपकी नजर में क्या है? आज जो साहित्य लिखा जा रहा है वो कुछ समाज जीवन के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने वाला है, कुछ समाज जीवन के नकारात्मक पक्ष को भी उजागर करने वाला है। समाज जीवन का सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों ही पक्ष सदैव से साथ साथ चलता रहा है।
कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के बाद फिर कृष्ण पक्ष आ जाता है। जिस तरह से जीवन में सुख और दुख लगा रहता है, उसी तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष समाज जीवन में ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब सवाल उठता है कि साहित्यकार को क्या लिखना चाहिए। आप देखेंगे तो पश्चिम के प्रभाव के कारण संभवतः समाज जीवन के केवल और केवल नकारात्मक पक्ष को उजागर करना मानव साहित्य सर्जना का ध्येय हो गया हो। मेरी दृष्टि में यह ठीक नहीं है। जी, मुझे लगता है कि फिर किसी का फोन आ गया है, तो खैर, लेकिन साहित्य और पत्रकारिता, इन दोनों ही धरातलों पर समाज जीवन के नकारात्मक पहलू को उजागर करने का मानव एक क्रम सा चल पड़ा है। और आज पत्रकारिता में भी देखिएगा, साहित्य में भी देखिएगा, हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इससे समाचार पत्र भरा पड़ा रहता है। जी। और समाज जीवन का जो नकारात्मक पहलू है, अत्याचार, हिंसा, अपराध, संघर्ष, संताप, संत्रास, ये सारे भावबोध जो हैं, उससे साहित्य भरा पड़ा रहता है। आज हजारों हजार वर्ष बाद भी रामायण और महाभारत कालजयी है, इसलिए कि वो अत्याचार पर सदाचार के जीत के प्रतीक का पावन ग्रंथ है। जी। असत्य पर सत्य के विजय का पावन ग्रंथ है, पावन गाथा है वो। अहंकार पर विनय के जीत का पावन मंत्र है वहां। इसलिए इतने वर्षों बाद भी वह कालजयी है, कालोत्तीर्ण है। मुझे लगता है कि समाज में ये दोनों ही धाराएं चलती रहती है, लेकिन साहित्यकार को समाज जीवन के शुक्ल पक्ष को रेखांकित करना चाहिए। आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो कहाँ बाथरूम दिखाते हैं? कभी नहीं बाथरूम दिखाते। वो कभी उनकी इच्छा हो बाथरूम जाने की तो वो अलग बात है, लेकिन आप उनको लाते हैं, गेस्ट रूम में बिठाते हैं और वहां ढेर सारे उसको सजाया जाता है, ढेर सारे चित्र होते हैं, तस्वीर होते हैं, सजावटी कुछ चीजें होती है गेस्ट रूम में। इसलिए समाज को क्या देना, ये महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समाज को केवल समाज जीवन का केवल नकारात्मक पहलू ही उजागर करना चाहिए? मैंने कभी एक साक्षात्कार किया था डॉक्टर राजबुद्धि राजा जी का। उनका कहना था कि अगर कविता लिखनी भी हो तो बुझे हुए सिगरेट पर क्यों, फूटे हुए प्याले पर क्यों, अच्छा सा सुंदर सा प्याला भी है, बढ़ी हुई दाढ़ी खुजलाते हुए वो, उस पर क्यों? समाज जीवन का तो सकारात्मक पक्ष भी है और समाज जीवन के इन सकारात्मक पहलू पर भी विचार करने की आवश्यकता है और रचना समाज जीवन के सकारात्मक पहलू पर, समाज जीवन के शुक्ल पक्ष पर ही किया जाना चाहिए और इसी में साहित्य की सार्थकता है। निश्चित रूप से सर, और मैं भी आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि सकारात्मकता का दामन किसी भी हालत में। मुझे लगता है कि फिर एक फोन आ गया है, इसलिए आवाज कम हो रही है। मैं कट ऑफ करके मैं आप तब तक शुरू करिए। मैं जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। तो आज सर के फोन आ जाने से कई बार ये समस्या आ जा रही है। कुंदन वर्मा जी, आप लिखते हैं कि बहुत बड़ी और सही बात, रचना तो हृदय की आवाज होती है, पर अक्सर इसे इतना ज्यादा व्यवस्था दे दी जाती है कि इसका मूल स्वरूप ही मकसद से भटक जाता है।
जी हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है ऐसा। और हमारे साथ यहाँ हैं अरुणेश कुमार जी, प्रणाम कह रहे हैं सर, बहुत जल्दी हमसे फिर से जुड़ेंगे। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, रचना समाज को सही मार्गदर्शन दिशा में ले जाने वाला होना चाहिए। निश्चित रूप से, और सर भी यही बात कह रहे थे और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो फिर से ज्वाइन कर लेंगे। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि यह सामंजस्य आपके व्यक्तित्व में झलकता है श्रीमान। जी हाँ, बिल्कुल। और सुधा मोदी जी हैं, प्रियंका सिंह जी हमसे जुड़े हैं, साथ में प्रियंका चौहान जी भी हैं। अरुणेश कुमार जी का एक प्रश्न है, तो सर जैसे ही आते हैं अरुणेश जी, मैं आपका प्रश्न उनके सामने जरूर रखूंगी। डॉक्टर अनिल निगम जी, आप हमसे जुड़े हुए हैं और बस मैं चाहूंगी कि आप लोग इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। अजय अनुराग जी हैं, अभय तोष कुमार गिरी जी कहते हैं कि क्या कहूँ, यथा नाम तथा गुण, शायद इतना काफी हो। बहुत, इतना काफी नहीं, और अपने आप में पूर्णता ये समाहित है, ये इतना ही नहीं है, ये बहुत है। और बहुत सुंदर आपने एक कमेंट रखा है। साथ ही हैं कुंदन वर्मा जी हैं, एक मिनट, लवकुश गुप्ता जी हैं, साहित्य और मीडिया का अच्छा सत्कार। एक मिनट बस, फिर से सर आगे। जी सर, पुनः स्वागत है आपका। और बहुत सारे कमेंट्स है सर, और मैं चाहूंगी ना कि जब भी आपको समय मिले और इस कार्यक्रम के बाद में, तो आप जरूर ये सारे कमेंट्स पढ़िएगा थोड़ा सा समय निकाल करके, क्योंकि लोग बहुत प्यार से आपको सुन रहे हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ। देखिए, अरुणेश कुमार जी हैं हमारे साथ में, और अरुणेश कुमार जी का एक प्रश्न है, वो चाहते हैं कि मैं वो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे रखूं। और वो पूछ रहे हैं कि आज के दौर में नई वाली हिंदी ट्रेंड में है, आज नई वाली हिंदी से सहमत हैं या नहीं? तो नई वाली हिंदी से अरुणेश जी, आपका क्या तात्पर्य, क्या आप सर? हाँ, यही सवाल मैं भी करना चाहता हूँ कि नई वाली जी हिंदी जी, का क्या तात्पर्य है। नई वाली तभी हिंदी और इसका नई वाली इंग्लिश भी बहुत ट्रेंड में है, दोनों। जी सर। तो देखिए, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, यद्यपि उनसे उत्तर लेना और बातचीत करना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो वो कहना चाह रहे होंगे नई हिंदी का तात्पर्य, आजकल की जो हिंदी उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सारे शब्द रहते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज तक तो ठीक है, लेकिन जो विदेशज है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे। और शायद उन्होंने संकेत करने की कोशिश की है नई हिंदी कह के। आजकल जो नई हिंदी है, जो अखबारों में हिंदी हम पढ़ते हैं, उसमें फारसी के शब्द और अंग्रेजी के शब्द बहुतायत में होते हैं। मुझे किसी की आपत्ति नहीं है, लेने चाहिए। स्वाभाविक रूप से कोई भी शब्द आते हैं तो वो आने चाहिए, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र के तहत कुछ शब्दों को हटाकर उसके बदले कुछ शब्दों को अगर आप लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो मेरी दृष्टि में यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बताया गया कि एक समाचार पत्र है भारत में, अब तो शायद अंतिम सांस वो समाचार पत्र गिन रहा है, और वो समाचार पत्र केवल अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग, और केवल इस नाम पर कि ये बहुत लोग जानते हैं, मैं इसको ठीक नहीं मानता। मैं तो गांव का पढ़ा लिखा आदमी, गांव से आया पटना आने के पहले मैं सियासत नहीं जानता था, मैं राजनीति समझता था, सियासत मैं नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह मैं दी देश आपने। समझता था, मैं मुल्क नहीं समझता था। तो यहां पटना आने के बाद मुझे अखबार पढ़ते हुए देश भी समझ में आया, ये मुल्क भी समझ में आया, और सियासत भी समझ में आया, और मुताबिक भी समझ में आया। यानी केवल योजनाबद्ध तरीके से एक अखबार ने, जिसने, किसी पत्रकार ने अगर लिख दिया कि राजनीति
तो उसको कटवा के सियासत वहां करवाता रहा। किसी ने लिख दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार, तो वहां काटकर मुताबिक करवाता रहा। और अगर लिख दिया गया कि इस देश की सबसे बड़ी ये समस्या है, तो उसको देश को काट के मुल्क कर दिया गया। मुझे लगता है कि अगर ये योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस नाम पर लोग समझते हैं, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि राजनीति कम लोग जानते हैं और सियासत अधिक लोग जानते हैं, सियासत अधिक प्रचलन में है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो सियासत जानता ही नहीं था पटना आने से पहले। मैं 12वीं कक्षा में पटना आया पढ़ने के लिए, तब मैं सियासत समझने लगा, मुल्क समझने लगा। तो ये जो एक षड्यंत्र के तहत एक दो अखबार ने किया है और कुछ पत्रकारों ने किया है पाप, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए हिंदी अगर लिखनी है तो हिंदी की पत्रकारिता होनी है, तो हिंदी की ही पत्रकारिता होनी चाहिए, जहां विकल्प नहीं है हमारे पास। कंप्यूटर का विकल्प अगर है भी तो बहुत कठिन है, जटिल है, हम वहां नहीं जाते हैं। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, हम यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के साथ अगर कुछ हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनका उत्तर मिल गया है इन तथ्यों से तो ठीक ही है, नहीं तो फिर बाद में से चर्चा कर लेंगे तो फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर निश्चित रूप से उत्तर मिल चुका होगा, और जितने स्पष्ट तरीके से आप बातों को रख रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए भी व्यक्तित्व का प्रभावशाली होने के साथ साथ वो जिम्मेदारीपूर्ण रवैया जो है ना, वो आपके व्यक्तित्व में एकदम परिलक्षित हो रहा है। और आदित्य देव त्यागी जी, पहले भी कमेंट्स उनके आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ज्ञान, अभिव्यक्ति एवं समग्रता का अथाह अनुभव सिंधु है श्रद्धेय गुरुदेव का व्यक्तित्व। निश्चित रूप से अभी मैं भी यही बात कह रही थी, तब तक आपका ये कमेंट आ गया। और प्रियंका चौहान जी है, वो कह रही है कि भाषा, भाव एवं भाषा दोनों का त्यागी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा। हमसे बड़ा स्नेह सौजन्य का संवाद रहा है दिल्ली में रहते हुए, नोएडा में रहते हुए। मैं पत्रकारिता का एक श्रेष्ठ अध्यापक उनको मानता हूं, और वे निरंतर पत्रकारिता के गौरव शिखर को प्राप्त करें, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। आदित्य जी, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे जुड़े, और देखिए इसी बहाने आपके विषय में भी कुछ बातें हमें जानने को मिली। तो बहुत बहुत प्रणाम है आपको, और सभी का पुनः स्वागत करती हूँ मैं दर्शक के तौर पे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और मैं कुछ कमेंट्स से बीच बीच में छूट जा रहे हैं, तो कृपया मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि सर से फिर बात भी करनी है हमें। तो सर, इतनी सारी बातें हो गई आपके व्यक्तित्व दर्शन के साथ साथ आपके साहित्यिक और पत्रकारिता जीवन और उसके सोच के विषय में भी आपके से हमने जाना। लेकिन इतना लंबा कार्यकाल है आपका, बहुत सारे क्षेत्रों में आपने काम किया, देश विदेश आप घूमे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से संस्मरण बहुत सारे होंगे, बहुत सारी यादें होंगी जो संजोए होंगे आपने। तो उनमें से किसी का जिक्र करना चाहें, आप हमारे साथ साझा करना चाहें, तो क्या करेंगे? ठीक है। मैंने अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएं की है। जी जी जी। में भूटान भी है, नेपाल भी है, और मॉरिशस भी है। अनेक जगहों पर जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। 2018 में मुझे विश्व हिंदी सम्मेलन, जो मॉरिशस में 4 दिनों का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रतिनिधि मंडल के साथ मुझे चार्टर्ड फ्लाइट से जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सभी हिंदी प्रेमी एकत्र आए थे। 4 दिनों की जो वो यात्रा है बड़ा रोमांचक है और मर्मस्पर्शी है। मैं कभी
उस पर लिखना भी अलग से भी लिखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे मुझे मन में लगता भी है यही बात आ कि रहा था। जी। मुझे लगता है कीजिए। कि जी, 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 जी। तो नज़दीक से समाज जीवन को, साहित्यकार को, पत्रकार को देखने, परखने का अवसर मिला है। मैं कुछ लिख भी रहा हूँ। संस्मरण की हमारी एक किताब शीघ्र ही प्रकाश्य है। अरे इस वाह! वर्ष मेरी 4 किताबें प्रकाशित हैं, होने वाली हैं। हुँ, हुँ, यद्यपि मेरी 24 किताबें लिखित और संपादित प्रकाशित हो चुकी हैं हुँ। और 4 किताबें इधर इस बीच में मेरी आ रही हैं। एक पत्रकारिता की सर्जनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया पर मेरी एक किताब आ रही है। पत्रकारिता में जो कुछ भी समाचार के इतर लेखन होता है, यानी समाचारेत्तर लेखन होता है, यानी सृजनात्मक लेखन होता है, रचनात्मक लेखन जो भी पत्रकारिता में हो रहा है, उस पर हमारी एक किताब है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत ये किताब मेरी आ रही है, लगभग 300 पृष्ठों की किताब है। उसमें आर्टिकल, फीचर, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, व्यंग्य, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र, रेखा चित्र, स्तंभ लेखन और समीक्षा, इन 11 चीजों को हमने शामिल किया है। उसकी रचना प्रक्रिया पर विशेष तौर से बातचीत की है हमने। और दूसरी किताब जो इस बीच में आ रही है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान के तत्वावधान में वो पुस्तक प्रकाशित होने वाली है। हिंदी विश्वकोश का जनसंचार खंड प्रकाशित होने वाला है और वो उसका संपादन मैं कर रहा हूँ। और 2 पुस्तकें डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मेरी आ रही है, जो बिहार पटना के ही बड़े साहित्यकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर 2 किताबें मेरी आ रही है। और इसके बाद जो है वो संस्मरण की किताब आएगी, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत-बहुत अगले वर्ष शुभकामनाएँ सर। अगले वर्ष बहुत-बहुत की जो शुभकामनाएँ और हमें इंतज़ार रहेगा। अब आप ये बताइए कि जो आपकी ये 24 पुस्तकें हैं अभी, जो प्रकाशित हो चुकी हैं, निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी तो पत्रकारिता से ही होंगे संबंधित और वो छात्रों के लिए होंगे जो पत्रकारिता के छात्र हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या आम लोगों के लिए भी उसमें कुछ पुस्तकें हैं? और हैं अगर तो वो कैसे प्राप्त हो सकती हैं? हम कहाँ से मिल अगर आपको कोई पढ़ना चाहे तो कैसे प्राप्त करें वो पुस्तक? मेरी 24 पुस्तकों में से जी। 12 पुस्तकें आपातकाल पर है। वो आम लोगों के पढ़ने के लिए ही है। हाँ, हाँ, हाँ। अरे मैंने अभी एक कमेंट भी पढ़ा था कि आपके बहुत अच्छा कार्य है, आपातकाल पे आपने बहुत सृजन किया है। जी हाँ, किसी ने आपातकाल बताया की भी था। कविता, आपातकाल की कहानी, आपातकाल के उपन्यास, आपातकाल की अन्य साहित्यिक सर्जना, आपातकाल की पत्रकारिता, लगभग आपातकाल के सभी आयामों पर हमारा काम हो चुका है और जी। पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जो शेष हुँ, किताबें हैं वो अन्य विषयों की, उसमें हुँ, पत्रकारिता विषयक जो पुस्तक है, एक बहुत अच्छी पुस्तक है, पतली सी ही पुस्तक है, 160 पेज की पुस्तक है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने उसे प्रकाशित किया है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने, हुँ। और 6 महीने के अंदर ही उसका पहला संस्करण समाप्त हो गया था अरे वाह! और उसका फिर दूसरा और तीसरा संस्करण भी अब आ चुका है बाजार में। तो वो बहुत अच्छी पुस्तक है। पत्रकारिता के नए विद्यार्थियों के लिए, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, उसके लिए वो बहुत अच्छी पुस्तक मानी गई है उपयोगी पुस्तक है। और समाज तो ये ने उदारता हुँ। पूर्वक उसको रेखांकित भी किया है और सम्मान पूर्वक सराहा भी है उस पुस्तक को। तो ये क्या पुस्तक के दुकानों पे आराम से मिल जाएँगे या फिर कहीं मिल ऑनलाइन मिल अगर किसी को जाती है, मंगाना मिल जाती है, जी। मिल चलिए बहुत जाती है, अच्छी बात उपलब्ध हो है। जाती तो दर्शकों के तौर पे अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं या फिर आपको शौक है ज़्यादा पढ़ने का और इस क्षेत्र में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो प्रोफ़ेसर अरुण कुमार भगत जी की आप पुस्तक तलाश कीजिए और उनको पढ़िए, तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा निश्चित रूप से क्योंकि इतनी सारी पुस्तकों का सृजन कर पाना वो भी अपने आप में बहुत अद्भुत कार्य है। तो सर
बहुत सारे लोग हैं, मैं एक बार कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। अरुणेश कुमार जी हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका विचार निरंतर ये प्रेरणादायक रहा अरुणेश है। जी जो हमारे विश्वविद्यालय में हैं वही तो नहीं है मोतिहारी वाले अरुणेश जी? तो अरुणेश जी एक आप हमारे विद्यार्थी कृपया, भी हैं। हाँ, या नाम है आप बताइए सर, थोड़ा-सा कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेकर के। प्रोफेसर कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं कि बहुत ही बेबाक परंतु सारगर्भित उत्तर हैं आपके। प्रियंका चौहान जी हैं, कह रही हैं कि गुरुजी को हाँ, सादर प्रणाम है। और रुपेश कुमार जी नमस्ते फिर नमस्ते से प्रियंका जी। जी वो प्रियंका जी को पुनः, नमस्ते जी। जी हाँ, प्रियंका जी नमस्ते मेरी तरफ से भी आपको। रुपेश जी लिखते हैं कि वाह, बहुत सुंदर जनसंचार शब्दकोश हिंदी का, वो बहुत उत्साहित हैं इस पुस्तक का नाम सुनकर के। प्रदीप कुमार जी अभी अभी वो हमसे लगभग जुड़े हुए हैं। जनसंचार से संबंधित लगभग उस कोष में 2000 से अधिक शब्द हैं। अच्छा। और केवल मेरा मानना है कि केवल एक पुस्तक अगर वही लगभग 650 पृष्ठों की पुस्तक है बड़े साइज में, यानी डबल डिमाई साइज में, A4 साइज में, 450 ये 650 पृष्ठों की पुस्तक है। अच्छा। केवल एक पुस्तक भी अगर पढ़ लेंगे तो पत्रकारिता में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस कोष को ही अगर 650 पृष्ठों का कोष ही पढ़ लेंगे तो अरुणेश जी को और कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वो पर्याप्त जी हाँ, जानकारी बिल्कुल। होगी। वो मोतिहारी से ही हैं, वो अपना परिचय आप यहाँ पे रख चुके हैं। हाँ, तो पुनः सभी का स्वागत है। मेरे विद्यार्थी हैं, जी, जी। मेरे जी। बहुत प्रिय विद्यार्थी हैं अरुणेश जी। अरे वाह! तो वो सही बात है कि एक शिक्षक के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके हर एक क्या कहूँ कि वो किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर रहे होते हैं, तो शिक्षक उसी तरह से खुश होता है जैसे वो अपने बच्चों के लिए प्रसन्न होते हैं कि बिल्कुल, उनके बच्चे बिल्कुल। स्वयं में। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को यहाँ देख कर के आपको बहुत अच्छा-सा महसूस हो रहा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा लगता है। है कि जी। मेरा जो परिवार है वो तो, मैं तो वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। जो संस्कृत हुँ। का वो श्लोक है कि अयं निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतुन वसुधैव कुटुम्बकम। तो मेरे सारे विद्यार्थी मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरे सारे विद्यार्थी जिन्होंने हमसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, कोई शिक्षा प्राप्त की है, वो सब हमारे लिए जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मैंने सदैव कोशिश की है कि हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, हमसे जो कुछ भी बन पड़ा है, सदैव हम उनके लिए खड़े होने की चेष्टा करते हैं और प्रयास करते हैं। और दिन हो, रात हो, कभी भी किसी भी विद्यार्थी का कोई भी फ़ोन आता है, तुरंत हम रिसीव करते हैं और यथा योग्य सहयोग और मंगल कामनाएँ व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप इसलिए से मेरे आप एक विद्यार्थी शिक्षक तो 1000 से अधिक विद्यार्थी मेरे पूरे देश भर में हैं, जो हुँ। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज सक्रिय हैं। पूरे भारतवर्ष में 1000 विद्यार्थी हैं, जो कोई भी ऐसा चैनल नहीं भारतवर्ष का या कोई अखबार नहीं जहाँ की मेरे विद्यार्थी विद्यार्थी ना जिन्होंने हो, अपनी क्या बात है पहचान सर। नहीं छोड़ी है। तो तो हर जगह वो दीप जला रखे हैं और उन दीप जलाने वालों में अरुणेश कुमार जी हैं और अनुपमा सहाय जी अभी-अभी हमसे जुड़ी हैं, कह रही हैं वाह! बहुत सुंदर। और तारा गुप्ता जी हमसे जुड़ी हुई हैं। ये एक शिक्षिका हैं, ये भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं और साथ ही स्वर्गीय कुंवर बेचैन जी की शिष्या भी हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और सर, बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन जैसे कि बहुत सारी बातें और भी जानने की इच्छा है, लेकिन समय अपनी तरफ गतिमान है, अपनी चाल में। तो अंत में कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे ज़रूर लेकिन चाहूँगी कि इतनी चुनौतीपूर्ण आपका जो कार्यकाल रहा है, अभी आप वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं बिहार में। और लेकिन इतनी जगह पे काम करने के बाद में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण आप किसको मानते हैं अभी तक के कार्य में? मैं अपने जीवन में हर चुनौती को अवसर मानता रहा हूँ। जी। चुनौतियाँ आती हैं और हम उनको उस सब चुनौतियों को अवसर में बदलने की हर संभव कोशिश करते हैं।
जो प्रदत्त परिस्थिति है उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे हो सकता है, इसी में जीवन की सार्थकता है। बिल्कुल। जो डार्विन का वो जो सिद्धांत है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जीवित वही रहेगा जो फिटेस्ट होगा। मेरा मानना है कि विभिन्न चुनौतियों के बीच जीवन जीने की सार्थकता इसी में है कि आप समाज के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं, राष्ट्र के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं, सामाजिक सरोकार का भावबोध आपके अंदर कितना है, आप निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा कैसे कर पा रहे हैं, स्वयं को कैसे समाज के लिए उपयोगी बना पा रहे हैं। मेरी दृष्टि में सफल होना जितना महत्वपूर्ण है जीवन का, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन का सार्थक होना। इसलिए जीवन की सफलता और जीवन की सार्थकता, इन दोनों में अगर कुछ चुनने की प्राथमिकता हो तो मैं जीवन की सार्थकता को ही चुनूंगा। और इसलिए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कैसे आप उपयोगी हो सकते हैं, ये जीवन का ध्येय होना चाहिए। और इन्हीं अर्थों में साहित्य की भी प्रासंगिकता है और इन्हीं अर्थों में पत्रकारिता की भी प्रासंगिकता है। और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारत बोध के लिए आपके लेखन की क्या सार्थकता है, आप क्या कर पा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। और इन्हीं शब्दों के साथ समय अब इजाजत भी मांग रहा है। संभवतः थोड़ा सा समय आप मुझे और दीजिए, थोड़ा सा समय मैं आपसे और लेना चाहूंगी। थोड़ा सा हम लोग समय को तो नहीं रुकेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और ठहरते हैं, क्योंकि वही है ना कि कुछ चीजें जो है मन में जो प्रश्न है वो आगे चल करके परेशान करेंगे, तो मैं उसको आगे नहीं परेशान करने दूंगी। अभी जो परेशान कर रहे हैं मैं वहां रखना चाहूंगी। सर मुझे बस 5-7 मिनट आपका और लूंगी मैं। तो सर मैं बस, चूंकि आपने जीवन की प्रासंगिकता की बात की, आपने पत्रकारिता की बात की, लेकिन हम लोग जो एक साधारण जन है जो न्यूज चैनल्स देखते हैं, उनमें हम जब महसूस तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सरकारी मीडिया है और जो प्राइवेट मीडिया है, उन दोनों में आपकी नजर में क्या कुछ अंतर हैं? सर आवाज आ रही है मेरी ठीक से? जी। सरकारी मीडिया के रूप में हम दूरदर्शन को देखते हैं और सरकारी मीडिया के रूप में हम आकाशवाणी को देखते हैं। यद्यपि कहने को आज ये दोनों सरकारी मीडिया है, लेकिन वो पूरी तरह से स्वायत्त है। भारत सरकार के अधीन संचालित अवश्य हो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और सरकारी नियंत्रण से दूर है। आज जो टेलीविजन प्राइवेट वाले हैं, यानी जो चैनल्स हैं, समाचार के चैनल्स हैं, वहां जो समाचार परोसे जाते हैं उसमें कुछ चटपटापन दिखाई देता है। बिल्कुल। वहां वो समाचार को बेचना चाहते हैं जी। और बेचने के इस उपक्रम में, बेचने की इस लालसा में वो उसकी कुछ अतिरंजना भी हो जाती है और वह अपने मूल रूप से कई बार भटकता हुआ प्रतीत भी होता है। यह सच है कि आज सोशल मीडिया ने सच माने में मीडिया का लोकतांत्रिकरण कर दिया है। अब गेट कीपिंग नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। अब कोई समाचार को चाहे भी कितना भी यत्न कर ले
कितना भी प्रयत्न कर ले, कोई समाचार को रोक नहीं सकता है, उस पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती है। समाचार पर अब सेंसर लगाना कठिन हो गया है और सोशल मीडिया के कारण सही माने में मीडिया का लोकतांत्रिकरण हो गया है। लेकिन उसके साथ यह भी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें एजेंडा सेटिंग होने लगा है, पत्रकारिता के नाम पर एक्टिविज्म होने लगा है, समाज जीवन के कृष्ण पक्ष को उजागर करना मानव पत्रकारिता का युग धर्म हो गया है। इन चीजों से भी बचाव करने की आवश्यकता है और सही माने में सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता होती रहे, यही समय की मांग है। निश्चित रूप से। और सर निश्चित रूप से यही होगा कि हम कठिनाइयों को जरूर दिखाएं। विपरीत का मतलब है कि कठिनाइयां, लेकिन उसके साथ साथ उसका समाधान भी खोजने का एक प्रयास सभी का रहना चाहिए, तब निश्चित रूप से बदलाव आएगा, वरना दिखाने से कुछ नहीं होगा। वही जहां समस्या होती है समाधान भी वही होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो सर इतनी चुनौतीपूर्ण, स्ट्रगलपूर्ण और इतना सारा कार्य करने के बाद में या उसके पहले या बचपन से लेकर के अब तक अपना प्रेरणा स्रोत आप किसे मानते हैं? कुछ सवाल आपने किया क्या? जी जी, मैंने पूछा है कि आपका अपने एक मिनट, प्रेरणा स्रोत आप किसे मानते हैं अपने जीवन का? मेरे प्रेरणा स्रोत? जी जी जी, प्रेरणा स्रोत। मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचने में कुछ दिक्कत आ रही है। स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। स्वामी विवेकानंद भारतीय जीवन मूल्य की प्रतिष्ठा अगर कहीं होती हुई दिखाई देती है तो उन्हीं के व्यक्तित्व और कृतित्व और उन्हीं के साहित्य में मुझे दिखाई देती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद को ही मैं अपना आदर्श मानता हूँ और प्रयास करता हूँ कि समाज जीवन में जो छल कपट है, प्रपंच है, फरेब है, उससे दूर रहकर सच्चाई पूर्वक भी जीवन जिया जा सकता है और कथनी और करनी में जो अंतर है उसको मिटाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही इस राष्ट्र की आराधना हो सकती है, राष्ट्र के लिए समर्पण के संस्कार के साथ जिया जा सकता है। मुझे लगता है कि वही मेरे आराध्य हैं। बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर विचारधारा है, क्योंकि उस विचारधारा से अगर प्रेरित होकर कोई भी कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो देश हित में ही होगा, वो राष्ट्र हित में ही होगा, और उस तरफ आप अग्रसर हैं। लेकिन एक प्रश्न है, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी जानना चाहते हैं कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी। मैं यहाँ पे रखती हूँ, आप इसको देखिए कि भविष्य की योजनाएं शॉर्ट में थोड़ा आप। भविष्य की योजनाएं मैं तो महाकवि आरसी प्रसाद सिंह की उन्हीं कविताओं को कोट करना चाहता हूँ। भविष्य की योजनाओं के मद्देनजर चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना ही मर जाना है, निर्झर यह झर कर कहता है। चलना है, केवल चलना है, और यही संघर्ष करते रहना है, चलते रहना है, राष्ट्र समाज के लिए कुछ कर सकें, यही मेरे अंतःकरण में है और मुझे लगता है कि यही आज के लिए महत्वपूर्ण है। सर दो पंक्तियों को समय की क्योंकि साहित्यकार में, जी हाँ, बहुत बहुत सारी बातें होगी, बस दो पंक्तियों के साथ आपके दो पंक्तियों के साथ में यहाँ पे समापन करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, या फिर जितने भी लोग बाद में भी देखेंगे आपको, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी 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 जी, फिर से। अच्छा, मेरी आवाज आप तक जो है ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लग रहा है। तो सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों से जो अभी जुड़े हुए हैं या जो बाद में भी देखेंगे इस कार्यक्रम को,
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वो अध्यवसायी हों, पढ़ें ज्यादा, साधना करें। छपास का जो झटती संस्कार है, जो आचार्य निशांत गीतू जी कहते हैं, छपास का जो झटती संस्कार है, उससे दूर रहें, निरंतर अध्ययन करते रहें, मनन करें और समाज और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर कुछ करने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते रहें। यही मुझे लगता है कि कहना उचित होगा। जी, निश्चित रूप से। और आज आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सार्थक बातचीत रही हमारी। और निश्चित रूप से जो भी लोग हमें आपको यहाँ पे सुने हैं आज या बाद में भी जो आपको देखेंगे और सुनेंगे, वो अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन को महसूस करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो एक प्रयास जरूर करेंगे उसको। और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स में नहीं पढ़ पाई, लेकिन बस अंत में 2-3 नाम मैं ले लूं। तारा गुप्ता जी हमसे जुड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं कि मैं भी स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानती हूँ, और कह रही हैं कि सार्थक साक्षात्कार है। प्रियंका चौहान जी हैं, चलना केवल चलना है। और संजय कुमार वर्मा जी हमसे जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं और सभी का स्वागत करती हूँ। और स्वागत के साथ साथ यहाँ पे विदा लेने के लिए भी आपसे कहूंगी कि बस अब यहाँ से विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और बस हमारा साथ बनाए रखिए। और सर की बातों पे अमल करने का एक प्रयास कीजिएगा, क्योंकि और पुस्तकें भी आप कहीं से पाइए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से आभार कि आपने इतना अनमोल समय दिया। ये पूंजी हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दर्शकों बस साथ बनाए रखिए अपना, हमारे साथ में भी अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।